तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ स्टिमुलस। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्लो डाउन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, मेल्ट डाउन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगी। तो आपसे निवेदन है कि पिछला वीडियो देख के ही ये वीडियो देखना स्टार्ट करें। चलो शुरू करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस को हम हिंदी में प्रोत्साहन कह सकते हैं या प्रेरणा कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसा करिए कि स्टिमुलस को स्टिमुलस ही कहिए। यह मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का मिश्रण है जो स्लो डाउन, रिसेशन आदि की समस्याओं के लिए या समस्याओं के समाधान के लिए जो स्लो डाउन, रिसेशन आदि की समस्याओं के समाधान के लिए लाया जाता है। यानी कि स्टिमुलस वो है जो अगर स्लो डाउन हो जाए, रिसेशन मंदी आ जाए या मेल्ट डाउन हो जाए या कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो इनके समाधान के लिए लाया जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, स्टिमुलस समाधान के लिए, स्लो डाउन, रिसेशन, मेल्ट डाउन आदि के समाधान के लिए लाया जाता है। तो इसको हम दो भाग में विभाजित करते हैं, एक तो मॉनेटरी स्टिमुलस और एक फिस्कल स्टिमुलस। मॉनेटरी को हम मौद्रिक बोल सकते हैं हिंदी में, मौद्रिक, और इसको बोल सकते हैं हम राजकोषीय। राजकोषीय स्टिमुलस, ठीक है। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा है इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, सॉरी, इंक्रीज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि ब्याज दर, ब्याज दर को कम करना पड़ेगा और इसको यानी इंक्रीज इन लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी को हाई करनी पड़ेगी, यानी लिक्विडिटी में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तरलता में वृद्धि। तरलता में वृद्धि, क्योंकि हमको जो रिसेशन हुआ है, जो मेल्ट डाउन हुआ है या डिप्रेशन हुआ है, उसके समाधान के लिए ब्याज को कम करना पड़ेगा और तरलता में वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम तरलता में वृद्धि करेंगे तो सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदेगा, जिससे क्या है कि तरलता में वृद्धि हो जाएगी। सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदेगा और जिससे मांग बढ़ेगी इनसे, क्योंकि अगर ब्याज कम होगा तो मांग बढ़ेगी। फिर तरलता में वृद्धि होगी और सेंट्रल बैंक वो बॉन्ड खरीदेगा, तो अभी क्या है, मांग में वृद्धि होगी। अगर जिससे मांग में वृद्धि होगी, जिससे मांग में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, अगर मांग में वृद्धि होगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। अगर मांग में वृद्धि होगी तो जीडीपी में भी वृद्धि होगी। दूसरा है फिस्कल, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला है
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी खर्च। सरकार को अपना सरकारी खर्च बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सरकार को अगर मंदी को कम करना है, स्लो डाउन को कम करना है, तो अपना सरकारी खर्च है वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा है टैक्स। सरकार को टैक्स को कम करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स को कम करना पड़ेगा। टैक्स कम, खास विशेष रूप से आयकर। विशेष रूप से आयकर यानी कि इनकम टैक्स को कम करना पड़ेगा। तीसरा है इन्वेस्टमेंट प्लस सब्सिडी। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को सरकारी खर्च को तो बढ़ाना पड़ेगा, जो टैक्स लगा है विशेषकर इनकम टैक्स उसको कम करना पड़ेगा, प्लस में सब इन्वेस्ट अधिक करना पड़ेगा और जनता को सब्सिडी उपलब्ध करानी पड़ेगी। इस प्रकार से यह समाधान हो सकता है। स्टिमुलस में कहा जाता है कि मंदी या स्लो डाउन में मौद्रिक मंदी या स्लो डाउन में मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में राजकोषीय स्टिमुलस स्टिमुलस में कहा गया कि मंदी और स्लो डाउन में मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में राजकोषीय स्टिमुलस अधिक प्रभावी। इस पे ध्यान रखना है, अधिक प्रभावी होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें तीन थे ना, दो इसमें थे तीन, यानी कि इसमें टैक्स था, इन्वेस्टमेंट प्लस सब्सिडी प्लस में सरकारी खर्च। इसमें दो थे ब्याज दर को कम और तरलता में वृद्धि। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मॉनेटरी स्टिमुलस यानी कि मौद्रिक स्टिमुलस से अच्छा राजकोषीय स्टिमुलस है, क्योंकि ये सरकारी खर्च अधिक हो रहे हैं, टैक्स भी कम कर रहा है और इन्वेस्ट प्लस में सब्सिडी भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये था आज का टॉपिक स्टिमुलस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।